हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 9 की प्रश्नावली 10 जो कि है व्रत। ये आरबीएसई मतलब राजस्थान बोर्ड में और एनसीईआरटी में सेम ही है। तो आज हम बात करेंगे व्रत की। व्रत वास्तव में क्या होता है? व्रत होता है जैसे कोई बिंदु है, ठीक है। इस बिंदु से समान दूरी पर हमने बहुत सारे बिंदु ले लिए और उनको मिला दिया। तो जब हम एक बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं को मिलाते हैं तो उससे एक आकृति का निर्माण होता है। जिस आकृति का निर्माण होता है वो आपकी कहलाती है व्रत। तो परिभाषा क्या है? किसी बिंदु से नियत दूरी पर स्थित बिंदुओं का जो समूह है वो कहलाता है व्रत। किसी बिंदु मतलब ओ से नियत दूरी, ये जो नियत दूरी है इसको आर कहते हैं, त्रिज्या से समान दूरी पर स्थित जो बिंदु हैं उनका समूह क्या कहलाता है? व्रत कहलाता है। आपने इसके अनेक उदाहरण देखे होंगे, जैसे आपने साइकिल का पहिया देखा होगा, ठीक है। तो साइकिल का पहिया इसका उदाहरण है। इसके अलावा आपकी मम्मी, आपकी बहन कोई जो होगी वो चूड़ियाँ पहनती होंगी तो वो भी एक व्रत का उदाहरण है। हालांकि चूड़ियों में मोटाई होती है, व्रत में मोटाई नहीं होती है। ये एक द्विविमीय आकृति होती है। कैसी? द्विविमीय, ठीक है। ये केवल समतल में ही बनाई जा सकती है, तो इसको समतलीय भी कहते हैं। इसको कैसी आकृति कहते हैं? समतलीय आकृति भी कहते हैं, ठीक है। अब ये जो व्रत आपको दिखाई दे रहा है, इस व्रत के कुछ भाग होते हैं। देखो, ये जो नियत बिंदु है इसको कहते हैं केंद्र। क्या कहते हैं? केंद्र। ये जो है ये व्रत कहलाता है और इसके अलावा इसको परिधि भी कहते हैं, ठीक है। व्रत की इसको परिधि भी कहते हैं और इसको व्रत भी कहते हैं। इसके अलावा व्रत के केंद्र से और इसको मिलाने वाली कोई भी आप रेखा खींचोगे तो वो कहलाती है त्रिज्या, व्रत की त्रिज्या, ठीक है। तो अगर हम व्रत की त्रिज्या को परिभाषित करना चाहें तो कैसे लिखेंगे? व्रत के केंद्र, प्रत्येक व्रत में कोई ना कोई केंद्र होगा, तो व्रत के केंद्र को परिधि पर स्थित, परिधि पर स्थित किसी बिंदु से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? त्रिज्या। व्रत के केंद्र को व्रत की परिधि, मान लीजिए मैंने यहाँ से यहाँ मिला दिया, मैं इसको यहाँ भी मिला सकती हूँ। तो व्रत की परिधि पर स्थित किसी बिंदु से, कोई भी बिंदु ले लो क्योंकि सभी दूरियां समान हैं, को मिलाने वाली जो रेखा है वो आपकी त्रिज्या कहलाती है। या हमने यहाँ एक परिभाषा लिखी थी, किसी बिंदु से नियत दूरी, तो ये जो नियत दूरी है ना ये कहलाती है त्रिज्या, ठीक है। ये जो नियत दूरी है ये क्या कहलाती है? त्रिज्या। दोनों में एक ही बात है, वही है। अब हम ये देखते हैं कि ये जो व्रत है, क्योंकि ये समतल में बनता है तो ये समतल को कितने भागों में डिवाइड करता है, ठीक है। देखो ये व्रत बन गया, ये इसका केंद्र है, ठीक है। तो ये एक तो ये व्रत बन गया, तो एक तो ये व्रत का हिस्सा। अब ये व्रत बनाए तो ये हो गया इसका बहिर्भाग, ये बाहर है व्रत से, और ये इसका हो गया अभ्यंतर, ठीक है। ये हो गया इसका अभ्यंतर। तो कितने भागों में बना बांटा इसने? 3 में, बहिर्भाग, व्रत और अभ्यंतर में। अब यहाँ से आपको एक बात और क्लियर समझ में आ रही होगी कि ये जो केंद्र है ये किस भाग में स्थित है? अभ्यंतर में स्थित है, ठीक है। मान लीजिए कोई यहाँ से इसकी त्रिज्या, तो त्रिज्या भी इसकी इतनी ही है। अब मान लीजिए ये प्रश्न आ जाए कि व्रत की त्रिज्या से ज़्यादा दूरी पर कोई बिंदु स्थित है, तो व्रत की त्रिज्या तो यहीं तक है। अगर इससे ज़्यादा दूरी का बिंदु होगा तो फिर व्रत के बाहर आएगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, या मान लीजिए त्रिज्या अगर इधर है तो यहाँ होगा, यहाँ होगा, इस तरीके से होगा। तो जो बिंदु जिसकी दूरी व्रत की त्रिज्या से ज़्यादा है वो बिंदु हमेशा कहाँ पे होगा? व्रत के बहिर्भाग में। मान लीजिए प्रश्न ऐसा आ जाता है कि कोई बिंदु आपसे पूछा जाता है कि वो व्रत के केंद्र से त्रिज्या से कम दूरी पर स्थित है। तो त्रिज्या मान लो ये 10 की है और वो 9 सेंटीमीटर पर स्थित है। तो जब 9 सेंटीमीटर पे होगा तो परिधि के अंदर होगा। मान लो यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ कहीं भी हो सकता है, लेकिन होगा परिधि के अंदर। तो जो बिंदु केंद्र से त्रिज्या की लंबाई से कम दूरी पे है वो अभ्यंतर में होगा, और जो बिंदु त्रिज्या से ज़्यादा दूरी पर स्थित है वो होगा बहिर्भाग में। तो एक बात आपको ये भी समझ में आ गई है, ठीक है। अब हम व्रत में कुछ और चीज़ें पढ़ते हैं। देखो ये है एक व्रत, ठीक है। अब इस व्रत पे मैंने ले लिए 2 बिंदु A और B।
इन दोनों बिंदुओं को मिला दिया। तो वृत्त की जो परिधि है उस पर दो बिंदु हैं, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने पर जो रेखा बनती है वो कहलाती है वृत्त की जीवा। क्या कहलाती है? वृत्त की जीवा। ठीक है। अब मान लीजिए अगला हम वृत्त बना दें। अगले वृत्त में भी मैंने दो बिंदु ले लिए, ये मैंने ले लिए P और Q। अब इनको भी मैंने मिला दिया। अब मान लो यहाँ पे इसका केंद्र है, तो क्योंकि दो बिंदुओं को मिला रही है, परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या होती है? जीवा। परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या होती है? जीवा होती है। तो क्योंकि P और Q दोनों परिधि पे हैं तो होगी तो ये जीवा ही, लेकिन ये केंद्र से गुजर रही है, तो जो जीवा केंद्र से गुजरती है वो कहलाती है व्यास। क्या कहलाती है? व्यास। केंद्र से गुजरने वाली जीवा। ठीक है। अब देखिए, अब ये बिंदु अगर हम लेंगे तो इससे बिंदु जब हम लेते जाएंगे तो इससे जीवा से तो कम, मतलब व्यास से तो कम लंबाई के होंगे। तो जो व्यास होता है वो सबसे बड़ी जीवा भी होता है, सबसे बड़ी जीवा। व्यास की तीन चीजें हैं। पहली मैंने बता दी ये केंद्र से गुजरने वाली जीवा है। दूसरी मैंने बता दी कि बाकी जितनी भी जीवाएं होंगी वो सभी इससे छोटी ही होंगी। ठीक है, ये सबसे बड़ी। तीसरी चीज जो है कि इधर से इधर की दूरी भी त्रिज्या और इधर से इधर की दूरी भी त्रिज्या। तो व्यास बराबर क्या हो गया? व्यास बराबर हो गया r प्लस आर, मतलब 2r। तो व्यास बराबर हो गया 2 गुणा त्रिज्या। इसका मतलब जो व्यास है वो त्रिज्या का कितना होता है? दुगुना होता है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने देख ली हैं व्यास के बारे में। व्यास क्या है? व्यास है आपकी वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली जो जीवा होती है वो व्यास होती है। व्यास जो है वो सबसे बड़ी जीवा होती है। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात कर लेते हैं, आप बात कर लेते हैं चाप की। ठीक है, चलिए, ये है एक वृत्त। ठीक, इस पे मैंने दो बिंदु ले लिए A और B। इनको अगर मैं अलग अलग करूं, ये मैंने कर लिए इधर AB, ये भी AB ही है पर अलग अलग काट दिया एक तरीके से। तो ये जो है ये इसके कहलाते हैं चाप। क्या कहलाते हैं? वृत्त के चाप। और इनको लिखते हैं ऐसे। ठीक है, ये AB चाप हो गया। अब यहाँ से यहाँ जाओगे तो ये BA चाप हो गया। और चाप के ऊपर इस तरीके से आप निशान लगा देते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब ये क्योंकि छोटा हिस्सा है तो इसको लघु चाप कहेंगे, और ये क्योंकि बड़ा हिस्सा है, यहाँ अगर बराबर लग रहे हैं तो यहाँ देख लेना, ये दीर्घ चाप होगा। ठीक है, अब देखिए, ये जो चाप है ये जीवा और त्रिज्याओं के साथ मिलके कुछ आकृतियां बनाते हैं। क्या? देखो, ये एक वृत्त बन गया, इसमें एक केंद्र है O, ये AB, ये वाला हिस्सा तो हो गया चाप और ये वाला हिस्सा हो गई जीवा। तो जो जीवा है और जो चाप है ये मिलके बनाते हैं वृत्तखंड। क्या बनाते हैं? वृत्तखंड। देखिए, ये हो गई जीवा और ये वाला हो गया चाप, दोनों ने मिलके क्या बना दिया? वृत्तखंड। क्योंकि ये हिस्सा छोटा है तो इसको कहेंगे लघु वृत्तखंड, और क्योंकि ये हिस्सा बड़ा है तो इसको कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, तो एक तो चाप ने ये काम कर दिया, जीवा और चाप ने मिलके। एक और काम क्या करता है चाप? जैसे ये आपका चाप ले लिया PQ। ठीक है, इसमें एक केंद्र होगा O। अब इसको मैंने क्या किया, ये एक त्रिज्या हो गई OP और एक त्रिज्या हो गई OQ। तो त्रिज्या प्लस चाप, अब इसमें दो त्रिज्याएं होंगी, दो त्रिज्या मिलके बनाते हैं त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड। ठीक है, तो ये एक त्रिज्यखंड हो गया और ऊपर वाला भी एक त्रिज्यखंड हो गया। तो ये क्योंकि छोटा हिस्सा है तो इसको कहेंगे लघु त्रिज्यखंड, और क्योंकि ये बड़ा हिस्सा है तो इसको कहेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई कि त्रिज्या जिसमें दो त्रिज्याएं होती हैं और एक चाप होता है मिलके क्या बनाते हैं? त्रिज्यखंड।
छोटी आकृति कहलाती है लघु त्रिज्य खंड और बड़ी आकृति कहलाती है दीर्घ त्रिज्य खंड। ठीक है, अब सभी बच्चे अपने अपने गणित में प्रश्नावली 10.1 निकाल लें। ठीक है, प्रश्नावली 10.1 पहला सवाल। पहले सवाल में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ठीक है, तो पहले का पहला हम देख रहे हैं, वृत्त का केंद्र वृत्त के फिर खाली जगह में स्थित है। तो अभी आपने देख लिया था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने बताया था वृत्त का केंद्र कहाँ पे स्थित है, अभ्यंतर में। तो क्या आएगा खाली जगह में, अभ्यंतर। ठीक है, तो वृत्त का केंद्र कहाँ पे स्थित होता है, अभ्यंतर में। ठीक, दूसरी खाली जगह, एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक है। ये प्रश्न समझिए, ये वृत्त है। ठीक है, और ये इसकी त्रिज्या है। प्रश्न क्या कह रहा है, ये इसका केंद्र है कि एक बिंदु है जो केंद्र से त्रिज्या से ज़्यादा दूरी पर स्थित है। तो बाहर ही तो स्थित होगा, तो दूसरे में क्या हो जाएगा, बहिर्भाग। ठीक है, अगर प्रश्न ऐसे होता कि एक बिंदु वृत्त के केंद्र से त्रिज्या से कम दूरी पर स्थित है, तो कम दूरी होती है अंदर होता, तो उसको कह देते अभ्यंतर में। ठीक है, तीसरा सवाल, पहले का तीसरा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का खाली जगह होती है। तो अभी हमने पढ़ा है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, व्यास। नंबर 4, एक चाप खाली जगह होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हों। इसको देखिए, देखो ये एक वृत्त है। ठीक है, ये इसके चाप है। अब ये क्या कह रहा है, ये व्यास के सिरे हों। तो जो व्यास होता है वो वृत्त को 2 बराबर भागों में बांट देता है। तो ये एक अर्धवृत्त बन जाता है और ये भी एक अर्धवृत्त बन जाता है। ठीक है, तो जो चाप जिसके सिरे व्यास के सिरे हों, मतलब व्यास के एक तरफ का हिस्सा और व्यास के दूसरे तरफ का हिस्सा, तो ये दोनों जो हिस्से हैं ये अर्धवृत्त कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, अर्धवृत्त। अगला प्रश्न है, वृत्तखंड एक चाप। वृत्तखंड किस किस से मिलके बना होता है, वृत्तखंड देखो यहाँ पे हमने पढ़ा है, वृत्तखंड किस किस से मिलके बना है, जीवा से और चाप से। तो वृत्तखंड एक चाप तथा जीवा आ गया। छठवां प्रश्न है, एक वृत्त जिस तल पर स्थित होता है उसे कितने भागों में बांटता है। अभी हमने बताया था अभ्यंतर, बहिर्भाग और वृत्त। तो कितने भागों में बांटता है, 3 में। ठीक है, पहला सवाल कंप्लीट। अब आते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरे सवाल में क्या है, आपको बताना है सत्य असत्य। ठीक है, चलिए दूसरे का पहला, केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। ये अभी हमने देखा था कि वृत्त के केंद्र को, ये जो केंद्र है O, इसको इससे मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, त्रिज्या। तो बिल्कुल पहले में आप लिखेंगे सत्य। दूसरा, एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती हैं। ये असत्य बात है। एक वृत्त में समान लंबाई की अनंत जीवाएं हो सकती हैं। ठीक है, एक वृत्त है तो उसमें जैसे, अब इसमें तो क्योंकि वृत्त सही नहीं बना है, लेकिन इसमें अनंत जीवाएं हो सकती हैं जिनकी लंबाई समान हो। ठीक है, ऐसे भी हो सकती है और इस तरीके से कई सारी हो सकती हैं, मतलब जिनकी लंबाई समान हो तो अनंत हो सकती हैं। तो दूसरा सवाल हो गया असत्य। तीसरा देखते हैं, यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक चाप दीर्घ चाप होता है। इसको देखो, ये एक वृत्त है। ठीक है, 3 बराबर में बांटेंगे तो इस तरीके से बटेगा। तो ये तीनों जो है वो दीर्घ चाप नहीं कहलाएंगे। ठीक है, ये तीनों तो लघु चाप ही हैं, 60 का कोण बनाएंगे इससे केंद्र से, पर ये असत्य हो गया, ये दीर्घ चाप नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 दूसरे का, वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दुगनी है वृत्त का व्यास होती है। बिल्कुल सही बात है। व्यास क्या होता है, जीवा होती है, और व्यास बराबर क्या होता है, 2 गुणा त्रिज्या होता है। तो सही हुआ कि नहीं, तो ये भी क्या हो गया, सत्य। पांचवा प्रश्न क्या है, त्रिज्यखंड जीवा तथा संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। अब देखो त्रिज्यखंड किस किस से मिलके बना होता है, त्रिज्या से और चाप से, जबकि प्रश्न में क्या दे रखा है, जीवा प्लस चाप। तो जीवा प्लस चाप से तो क्या बनता है, वृत्तखंड। हम तो क्या कह रहे हैं, त्रिज्यखंड। तो ये हो गया असत्य। वृत्त एक समतल आकृति है। जी हाँ, सबसे पहले हमने जो पहली लाइन ही पढ़ाई थी वो ये थी
कि वृत्त एक समतल में बनती है। कैसी है? समतलीय आकृति, क्योंकि ये समतल में बनती है तो ये एक समतलीय आकृति है। तो छठवां, दूसरे का छठवां क्या हो गया? सत्य। ठीक है, आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 10.2 पढ़ेंगे। धन्यवाद।